लोग कैसे हो आप सब। आज मैं अपने इस चैनल फियरफुल नाइट्स पर पहली हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ आपके लिए। तो उसको सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इन्जॉय भी करें। तो आइए शुरू करते हैं। निखिल इंटरनेट पर पढ़ने लायक कुछ मज़ेदार ढूंढ रहा था। तभी उसको एक आर्टिकल मिला जिसमें पहले तो आर्टिकल लिखने वाले ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसने आगे लिखा था कि मैं आपको एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ अभी से करीब 3 साल पहले घटी, जब मुझे काम के लिए जगह की ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने 3 साल कॉल सेंटर में काम किया था और उसी एक्सपीरियंस के चलते मैं अब अपना काम शुरू करना चाहता था। मुझे शुरुआत के 1 महीने के लिए किसी खाली कमरे या हॉल की ज़रूरत थी। तो मैं अपने हर दोस्त से मिलने के बाद पूछता रहता था कि किसी खाली जगह या हॉल का इंतज़ाम हो तो बताना। तो एक दिन मेरे एक जानने वाले ने मुझे बताया कि यार जगह तो है लेकिन तू जा मत वहाँ। जब मैंने पूरी बात पूछी तो उसने बताया कि वो एक फार्म हाउस है और इससे आगे वो बता नहीं रहा था। तभी मैंने बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी तरह उससे उस जगह का एड्रेस पूछा तो उसने बताया। बाद में जब वो मेरे पास से चला गया तो मैंने अपने कंप्यूटर पे सर्च करके उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर को निकाला। बात करके जब मैंने वहाँ के ब्रोकर से उस जगह के बारे में पूछा और अपनी रिक्वायरमेंट बताई तो उसने कहा, अरे आप टेंशन ना लीजिए, बस कल ही आप आ जाइए, फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी करके हम आपको जगह दे देंगे। इस पर खुश होकर मैंने पैकिंग वगैरह करके मैं अगले दिन निकला फार्म हाउस के लिए। वहाँ पहुँचकर जब मैंने ब्रोकर को फ़ोन किया तो उसने कहा, सर आप बस 10-15 मिनट रुकिए, मैं पहुँच रहा हूँ। तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना एक नज़र पूरे फार्म हाउस को देख लिया जाए। तो मैंने देखा कि फार्म हाउस बहुत सुंदर था बाहर से और बहुत बड़ा भी था। लेकिन फिर जब मैं चलते चलते फार्म हाउस के पीछे गया तो मैंने वहाँ काली पन्नियों के छोटे छोटे बैग रखे हुए देखे और वहाँ खाली पड़ी हुई ज़मीन ऐसी मानो उसको खेती के लिए तैयार किया गया हो। एक पल को तो मैं सोचने लगा यहाँ पर क्या करते होंगे ये लोग, पर तभी अचानक मेरा फ़ोन बजा तो मैंने उठाया। तो ब्रोकर ने मुझसे पूछा, सर जी कहाँ हैं आप, मैं मेन गेट पर खड़ा हूँ। इसके जवाब में मैंने कहा, अरे वो मैं ज़रा घूमते हुए पीछे आ गया था। तो आइए, मुलाकात हुई तो बातों बातों में मैंने उनको अपने बारे में बताया तो उन्होंने मुझे भी अपने बारे में बताया। फिर जब बातचीत आगे बढ़ी तो उन्होंने मुझे इस फार्म हाउस के बारे में बताया और जब हम लोग इस फार्म हाउस के अंदर जा रहे थे तभी मैंने उनसे उस फार्म हाउस के पीछे जो मैंने देखा उसके बारे में पूछा। तो उन्होंने मेरी बात काटते हुए मुझसे पूछा, सर जी ज़रा ये बताइए कि इतना लंबा पैकेज आपने बुक कराया है तो आप करना क्या चाह रहे हैं। जिसके जवाब में मैंने उनको सब बताया। दरअसल मैंने 1 महीने का प्लान बुक किया हुआ था। उसके बाद जब मैं और ब्रोकर फार्म हाउस के अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि फार्म हाउस अंदर से कितना सुंदर और कितना बड़ा था जैसा वो बाहर से लग रहा था। पेपर वर्क्स कंप्लीट करने के बाद ब्रोकर ने चाबी देते वक्त मुझसे एक बात बोली जो बहुत अजीब थी। उसने कहा, सर आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है, आप रह तो आराम से सकते हैं और जो करना है वो भी करिए, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि रात 12:30 से 1:59 के बीच कितना भी ज़रूरी हो बस अपना दरवाज़ा मत खोलिएगा। इस बात को सुनते ही मेरी हंसी छूट गई। लेकिन फिर जब मैंने ब्रोकर का चेहरा देखा तो मुझे समझ में तुरंत आ गया कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा था। इसके आगे मैंने पूछा नहीं और ना मुझे ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका था। चाबी लेके मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा। पीछे से ब्रोकर गेट के पास पहुंचकर चिल्लाते हुए मुझसे एक ही बात बोला भारी आवाज़ में, सर जी जो बोला है उसका ध्यान रखिएगा। जिस पर मैंने ठीक है बोलकर मैं अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हुए सीढ़ी पर चढ़कर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा मानो सबसे सामने और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर 10 से 12 लोग खड़े मुझे घूर रहे हों। मैंने तुरंत अपनी नज़र उठाई तो वहाँ कोई नहीं था, पर मेरी सांसें ये सब देखने के बाद उखड़ने लगी। तभी मैंने अपने कदम तेज़ किए और तुरंत अपने कमरे की तरफ जाने के लिए भागने लगा और कमरे के गेट तक पहुंचते ही मैंने तुरंत चाबी निकाली और डोर लॉक में लगाकर खोलने लगा। तभी गेट खुला तो, लेकिन थोड़ा खुलते ही गेट बंद हो गया।
तो मैं तुरंत पीछे हटकर खड़ा हो गया कि यह हुआ क्या था। थोड़ी देर, तकरीबन 10 सेकंड्स तक खड़े रहने के बाद मैंने दोबारा से गेट खोलने की कोशिश की तो वो आसानी से खुल गया। मैं तुरंत किसी बंदर की तरह उछलकर अंदर आया और मैंने मेन गेट बंद कर लिया। उसके बाद मैं जैसे ही बेड पर आकर बैठा तो मेरी सांसें फूल रही थी। उसी समय मेरे एक दोस्त का मेरे पास फ़ोन आया। जब मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, साले स्टेटस लगाने का टाइम है लेकिन फ़ोन करके बताने का टाइम नहीं है कि जगह मिल गई। तो उस पर मैंने कहा, यार मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ, क्या मैं तुझसे कल बात करूँ? इस पे उसने कहा, चल ठीक है, कल बात करते हैं। मैंने फ़ोन काटा और मैं पूरे रूम को एक नज़र देखने लगा तो वहाँ सब कुछ ठीक था। इसके बाद मैं नहाने चला गया और शावर ऑन करके मैं नहा ही रहा था जब मुझे एक आवाज़ सुनाई दे रही थी बाथरूम की खिड़की से, जिसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई फावड़े से कुछ खोद रहा हो। जिसको सुनकर मेरे दिमाग में आया कि ब्रोकर तो कह रहा था कि पीछे की प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, उस पर केस चल रहा है, तो ये आवाज़ किसकी थी? मैं नहा चुका था। मैंने शावर बंद किया और मैं बाथरूम से बाहर आया ही था कि तभी अचानक मेरे डोर की बेल बजी। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो ब्रोकर हाथ में खाने के लिए ज़रूरी सामान को लाया था। मैंने उससे वो सब कुछ लिया और जो बात मेरे मन में चल रही थी मैंने उससे पूछ ही ली। आपने तो बोला था कि पीछे की प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, लेकिन बाथरूम की खिड़की से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं मानो कोई पीछे वाली ज़मीन पर खुदाई कर रहा हो। जिसके जवाब में ब्रोकर ने मुझसे बोला, अरे सर जी, आप सवाल बहुत करते हैं। देखिए, अपने फार्म हाउस के पीछे की जो प्रॉपर्टी है उसके थोड़ी दूर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो वही आवाज़ सुनी होगी आपने। इसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से रहिए, ये फार्म हाउस बिल्कुल सेफ। तो मैंने भी चैन की सांस ली। मैं खाना वगैरह करके जब अपने कंप्यूटर पर बैठा काम करने के लिए तो मुझे अचानक बीड़ी की बदबू आने लगी, बहुत तेज़। तो मैंने पहले तो उस बदबू का सूंघते हुए पता लगाया कि ये बदबू आ कहाँ से रही थी, लेकिन जब थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, यानी सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं किया और मैं वापस अपने काम पर लग गया। हेडफोन्स लगाकर मैंने 2-4 कॉलें करी ही थी जब मुझे एक आवाज़ साफ साफ सुनाई दी, यहाँ से चले जाओ। मैंने तुरंत अपने हेडफोन्स उतार कर फेंके और मैं अपनी कुर्सी से खड़ा होकर देखने लगा कि कहाँ से आई थी। करीब 2 से 3 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो मैं डरते डरते वापस कंप्यूटर पर बैठा। मैंने जैसे ही पहली कॉल करी तो उधर से एक कड़क आवाज़ ने फिर से यही बोला दोबारा से, यहाँ से चले जाओ। इस बार मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। मैं तुरंत ब्रोकर को कॉल करने लगा लेकिन कॉल लग नहीं रही थी। कॉल करते करते मैं बाहर जाने को हुआ तो मुझे ब्रोकर की कही बात याद आ गई, क्योंकि इस वक्त 12:45 हो रहे थे और मैं सोचने लगा कि क्या करूं। लेकिन उसी वक्त मुझे रूम के कॉरिडोर से बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आ रही थी। ये सब सुनते ही मैं तुरंत उनसे मदद के लिए गुहार लगाने के लगा, अरे सुनिए, कोई है क्या? अरे मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। दरअसल मुझे एक फ़ोन करना था लेकिन मेरे फ़ोन से फ़ोन लग नहीं रहा है, तो क्या आप मेरे लिए कॉल कर देंगे? जिसके जवाब में उन्होंने कहा, अरे आप गेट खोलिए, मैं कर देता हूँ कॉल। ये सुनते ही मैंने गेट खोला, लेकिन जैसे ही मैं उस आदमी से फ़ोन लेने को हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ तो कोई था ही नहीं। थोड़ा बढ़ के मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे लेफ़्ट साइड पर, अपने कॉरिडोर के लेफ़्ट साइड के एंड पर एक गेट दिखा जो चेक इन करते वक्त मुझे लाइट ना जलने की वजह से नहीं दिखा था, लेकिन इस वक्त मुझे वो दिख रहा था और मुझे उस गेट के पार से कुछ आहट भी लग रही थी, यानी गेट के उस पार से कुछ आवाज़ें भी आ रही थी। ये देख अब तो मुझे किसी न हालत में जानना ही था कि आखिर बात क्या है, और ये आवाज़ें कुछ कुछ वैसी ही मालूम पड़ रही थी जैसी मुझे बाथरूम में नहाते वक्त सुनाई दी थी। तो मेरे मन में कई सारे सवाल चल रहे थे कि कहीं ब्रोकर मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहा। यही सब सोचते सोचते मैं उस गेट की तरफ बढ़ने लगा
तो वो आवाज़ साफ़ होती गई। मैं वहाँ पहुँचकर गेट खोलने की कोशिश करने लगा तो वो गेट नहीं खुला। मैंने आई होल से देखा तो मुझे वहाँ वही जगह दिखाई दी जिसको ब्लॉक होने का दावा ब्रोकर कर रहा था, और उस जगह मुझे एक आदमी दिखाई दिया जो करीब 40 से 45 साल के बीच होगा, जो मेरी पीठ की तरफ, मेरे मुंह की तरफ पीठ करके खुदाई कर रहा था। ये देख मेरा शक और भी डबल हो गया। मैं उसको देख तो पा रहा था लेकिन पीठ की तरफ से, लेकिन मैं वहाँ जा नहीं सका गेट ना खुलने की वजह से। मैंने बहुत देर तक कोशिश करी गेट खोलने की, लेकिन थक कर जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ जाने को हुआ तो वो गेट मेरे जाते ही अपने आप खुलने लगा, जिसे देख मैं खुश हूँ या हैरान मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी मैं बिना वक्त ज़ाया किए उस आदमी से बात करने को जाने लगा। वो आदमी को मैं देख तो नहीं पा रहा था चेहरे की तरफ से, लेकिन उसकी चाल को देखकर ऐसा लगा मानो वो ज़िंदा ही ना हो। उसके पास पहुंचकर जैसे ही मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर मैंने उससे बोला, अरे भैया सुनिए ज़रा। वो पलटा, लेकिन उसका चेहरा देखते ही मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी एक आंख गायब थी। ये देखते ही मैं वहाँ से भागने को हुआ, लेकिन उस आदमी ने उसी फावड़े से मेरे पैर पर हमला कर दिया। मैं कोहनी के बल गिरा था। मुझे बहुत ज़ोर की लगी थी, इतना ज़ोर की कि मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा था। मुझे बस आधी खुली आंखों से इतना दिखाई दिया कि वो आदमी फावड़ा लिए मेरी तरफ आने लगा। इसके बाद उस आर्टिकल में और कुछ भी नहीं लिखा था। ये देख निखिल मानो पागल सा होने लगा और वो बोला, अरे यार थोड़ा सा और लिख देता तो क्या हो जाता इसका, क्योंकि निखिल जानना चाहता था कि आगे क्या हुआ था। तो उसने इंटरनेट पर इस घटना और इस फार्म हाउस के बारे में ढूंढना शुरू किया, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाया क्योंकि राहुल के पास उस जगह का करेक्ट एड्रेस था, लेकिन निखिल के पास कुछ नहीं था। लेकिन निखिल ढूंढता रहा और तभी उसको एक न्यूज़ की डेडलाइन मिली जिसमें लिखा था, शहर से दूर फार्म हाउस के पीछे 4 कंकाल बरामद हुए, लेकिन सबूत ना होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं। निखिल को समझते देर नहीं लगी कि ये कौन सी जगह थी। उसने उस न्यूज़ से तुरंत उस जगह की डिटेल निकालकर और फार्म हाउस के बारे में सर्च किया और वहाँ के ब्रोकर से कॉन्टैक्ट नंबर पे बात की जो कि वहाँ के कस्टमर्स के लिए था। इस पर उधर से आवाज़ आई, बस आप आ जाइए, बाकी हम देख लेंगे। निखिल ने 5 दिन के हिसाब से पैकिंग की और अपना कैमरा और बाकी इक्विपमेंट्स को भी रखा। अगले दिन पहुंचा फार्म हाउस। फ़ोन किया तो ब्रोकर बोला, सर थोड़ा वेट कीजिए, मैं आता हूँ। निखिल फ़ोन कटने के बाद तुरंत अपना HD कैमरा लेकर तुरंत भागता हुआ फार्म हाउस के पीछे की ज़मीन को देखने जाता है और वहाँ कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेता है, लेकिन उसको उस जगह पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसको देखकर वह चौंके या डरे। वो हताश होकर वापस गेट की तरफ आकर ब्रोकर का इंतज़ार करने लगा और तभी ब्रोकर भी वहाँ पहुँचा और दोनों में बातचीत शुरू हुई। तो दोनों ने एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बताया। तभी निखिल ने उससे पूछा और ब्रोकर से बोला भी, सुना यहाँ भूत प्रेतों का साया है, कईयों के तो कंकाल भी मिले हैं, पर सबूत ना होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके जवाब में ब्रोकर बोला, अरे यार सर जी, ये सब तो बस अफवाहें हैं हमारे फार्म हाउस को बदनाम करने के लिए। जब तक मालिक ज़िंदा थे तो उनकी सफलता से चिढ़ते थे, और जब वो गुजर गए तो उनके इस फार्म हाउस को किसी तरह हथियाना चाहते हैं उनके जलने वाले, लेकिन हमारे रहते कुछ उखाड़ नहीं पाते। चलिए बातें बहुत हो गई, अब आपको रूम दिखा देते हैं। इसके जवाब में तुरंत निखिल ने कहा, रूम नंबर 112 चाहिए मुझे। इस पर ब्रोकर ने तुरंत कहा, अरे सर जी, घर से ही सोच के आए थे क्या कि कौन सा रूम चाहिए, कितने नंबर का चाहिए? तो निखिल बोला, क्योंकि उस रूम के पास भूत प्रेतों का असर ज़्यादा है ना, इसीलिए। इस पर ब्रोकर बोला, देखिए सर जी, जो सच था वो मैं आपको बता चुका हूँ, अब उस पर यकीन करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। आइए। अंदर पहुंचकर निखिल ने जैसे ही फार्म हाउस को देखा तो ये बिल्कुल वैसा था जैसा निखिल ने राहुल की आर्टिकल में पढ़ा था। सुंदर, बड़ी जगह, शांत। पेपर वर्क कंप्लीट करके निखिल को चाबी देते वक्त ब्रोकर ने एक ही बात बोली कि
कि सर जी बस एक बात का ध्यान रखिएगा। ब्रोकर की बात पूरी भी नहीं हुई थी जब निखिल ने उससे कहा, हाँ हाँ पता है सर, कि रात 12:30 से 1:59 के बीच कितना भी ज़रूरी हो लेकिन अपना दरवाज़ा ना खोलें, यही ना। इस पर ब्रोकर ने एक शैतानी हंसी हंसी और निखिल से कहा, बहुत समझदार हैं सर आप तो। चाबी देकर ब्रोकर वहाँ से चला गया। उसके बाद उसके जाते ही निखिल ने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा निकाला और सीढ़ी की तरफ फेस करके रिकॉर्ड करता हुआ चढ़ने लगा कि उसको कुछ मज़ेदार दिखेगा, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखा, ना कुछ रिकॉर्ड हुआ। इसके बाद जब वो कैमरे में वीडियो देख रहा था तब भी उसको कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसको देखकर वो चौंके या हैरान हो। तो वो हताश तो हुआ, लेकिन उसको पता था कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो अब उसने कहानी को याद करते हुए अपनी जेब से चाबी निकाली और जानबूझकर दरवाजे को धीरे से खोलने लगा, अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड करते हुए। वो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके कैमरे में कुछ रिकॉर्ड होगा, लेकिन दरवाज़ा आसानी से खुल गया और कुछ भी नहीं हुआ। निखिल को अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन निखिल अब भी इस फिराक में था कि उसको बाथरूम से कुछ पता चलेगा। तो वो अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके बाथरूम में रखाया और नहाने चला गया। निखिल बहुत एक्साइटेड था कि इस बार तो कुछ ज़रूर होगा, लेकिन शावर ऑन करते ही उसकी चीख निकल गई। दरअसल शावर से निकल रहा पानी खौला हुआ था, मानो अभी किसी ने खौला कर उसको टंकी में डाल दिया हो। इसके बाद निखिल की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो शावर बंद करता। वो भागता हुआ बाथरूम से बाहर आया और कराहता हुआ शीशे में अपनी पीठ देखने लगा। उसने देखा कि उसकी पीठ पर लाल लाल चट्टे पड़ गए थे गर्म पानी की वजह से। वो ये देख ही रहा था जब उसके रूम की बेल बजी। निखिल गुस्से में तो था ही। उसने तुरंत गेट खोला और ब्रोकर पे बरस पड़ा। उसने तुरंत कहा उससे, ये क्या बदतमीज़ी है? जिस पे ब्रोकर ने बोला, क्या हुआ सर जी? तो निखिल ने उससे कहा, मैं नहाने गया था और मेरी पीठ चढ़ गई खौलते हुए पानी की वजह से। तो निखिल ने जैसे ही ये बात बोली तो उसने कहा, कहाँ सर जी, दिखाइए मुझे। जैसे ही उसने उसको अपनी पीठ दिखाई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये देख ब्रोकर ने उससे बोला, सर आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ये जगह बिल्कुल सेफ है। इसके बाद ब्रोकर ने निखिल को खाना थमाया और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद निखिल ने दरवाज़ा बंद किया और वो वापस से अपनी पीठ शीशे में देखने लगा। तो अब उसको वहाँ कोई भी निशान नहीं दिखा और ना ही उसको जलन हो रही थी। तो एक को तो वो सोचने लगा कि शायद ये उसका वहम हो सकता है। तो एक पल को वो रुका, लेकिन उसने तो राहुल की कहानी को याद किया। तो उसने सोचा कि राहुल को भी शुरुआत में सब कुछ वहम लग रहा था, लेकिन बाद में जो हुआ वो सच था। अब निखिल कुछ टेंशन में था, क्योंकि इसके साथ जो शावर वाली घटना हुई थी उसने निखिल को हिला कर रख दिया था। लेकिन किसी तरह सब बातें भुलाकर निखिल ने चेंज किया और वो खाना खाने बैठ गया। खाना खाते खाते अचानक रूम की लाइट चली जाती है। तो निखिल बेड से उतरता है और ब्रोकर को फ़ोन करने के लिए उठता है, लेकिन जैसे ही वो उतरता है उसके पैरों तले कुछ बहुत तेज़ चुभता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। जो भी उसके पैरों में धंसता है वो इतनी तेज़ धंसता है कि मानो कोई चीज़ उसके पैर के आर पार हो गई हो। इसके बाद वो दर्द से कराता हुआ वापस बेड पर लेट जाता है और अंधेरे में ही अपने हाथों को पैर के पास फिराता है। तो उसके हाथ भीग जाते हैं। तो ठीक से जानने के लिए वो किसी तरह अपने फ़ोन को उठाता है और फ्लैश लाइट ऑन करता है। तो उसको अपने पैरों में मोटे मोटे कांच के टुकड़े धंसे हुए दिखते हैं। किसी तरह करके वो उन टुकड़ों को अपने पैरों से निकालता है और हिम्मत करके वो खुद को संभालते हुए दरवाज़े की तरफ जाने लगता है, ये सोचकर कि जो कुछ भी उसने इस जगह के बारे में सुना और पढ़ा वो सब सच था। अब वो इस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रुकेगा। वो डोर लॉक को पकड़कर दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि ब्रोकर वहाँ खड़ा है और वो उससे कहने लगता है, अरे सर जी, इतनी रात हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? उसी वक्त लाइट भी आ जाती है और निखिल हाँफते हुए उससे बोलता है कि वो मैं खाना खा रहा था, तभी लाइट चली गई, तो मैं आपको फ़ोन कर रहा था,
ये जानने के लिए कि लाइट क्यों गई, लेकिन बेड से उतरते ही मेरे पैरों में 4 से 5 कांच के टुकड़े बुक गए। इसको काटते हुए ब्रोकर ने बोला, कहाँ सर जी, कहाँ बुक गए, दिखाइए तो ज़रा। निखिल ने जैसे ही अपने पैर ब्रोकर को दिखाए तो वहाँ ना कोई कांच बुकी थी और ना ही कोई खून था। जिस पे ब्रोकर बोला, सर जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप बेकार में सोच रही हैं। टेंशन ना लें, बिना टेंशन ठंडे दिमाग से यहाँ रहें, खाइए पीजिए और मौज करिए और सो जाइए। मैं भी आपको यही बताने आया था कि ओवरलोड की वजह से लाइट चली गई है। चलिए सर, रात बहुत हो गई है, सो जाइए। और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद ब्रोकर वहाँ से चला गया। निखिल एक पल को सोचता कि ये उसका वहम था, लेकिन जब वो उस दर्द को याद करता जो कांच भुगते के साथ हुआ था, तो निखिल अब तक ये तो जान गया था कि सच में यहाँ भूत प्रेतों का साया तो है, लेकिन वो किसी तरह बस जानना चाहता था कि पीछे वाली ज़मीन का राज क्या है। तो उसने एक प्लान बनाया कि अब वो सो जाता है और कल रात होने से पहले ही वो पीछे जाकर देखेगा किसी भी तरह की बात क्या है। फिर वो रात होते ही यहाँ से निकल जाएगा। यही सब सोचते सोचते निखिल कब सो गया उसको पता नहीं चला। करीब 1:30 बजे रात को निखिल को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। वो सपने में उसको 10-12 बूढ़े आदमी दिखाई दे रहे थे जो बार बार उससे कह रहे थे, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो सब निखिल से और भी बहुत कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे क्योंकि एक लंबा सा आदमी उन 12 लोगों को बुरी तरह चाबुक से पीट रहा था। इसी बीच निखिल को अपनी सांसें इस कदर बंद होती महसूस हो रही थी कि वो अपनी नींद से उठकर बैठा और वो अपना गला पकड़े हुए था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसका गला पकड़ रखा हो और उसको कस के दबाया हो। वो तुरंत बेड से उछलकर उठा और शीशे में अपना गला देखने लगा तो उसको साफ किसी इंसान की उंगलियों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये देख निखिल तुरंत समझ गया कि जो कुछ भी उसने महसूस किया नींद में वो सब सपना नहीं, सच था। तभी उसको ख्याल आया कि यार, ऐसी जगह पर जहाँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ जो करना है अभी कर लेता हूँ, क्योंकि कल क्या पता क्या किसे हो। अपना कैमरा लिया उसने और वो इधर उधर देखकर उसी दरवाजे की तरफ जाने लगा। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी उसके पीछे, जैसे कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा था। वो तुरंत डरते हुए मुड़ा तो उसने देखा वहाँ कोई नहीं था, पर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ा उसने देखा कि किसी ने उसके सिर पर लोहे की रॉड मार दी और वो बेहोश हो गया। उसकी आंखें एक आवाज़ से खुली तो उसने देखा कि जिस तरह उसके सपनों में एक 40 से 45 साल का आदमी दिखा था, वो आदमी अभी निखिल के सपने में किसी तरह उन 12 लोगों को एक पेड़ से बांधकर पीट रहा था। जब आंखों को सही से खोलकर निखिल वहाँ से भागने को हुआ तो वो भाग नहीं पाया, क्योंकि उसको भी उन लोगों की तरह रस्सी से बांधा हुआ था। तभी उस आदमी ने उन दोनों को मारना बंद करके अपना चेहरा निखिल की तरफ मोड़ा तो उसने देखा कि वो 40 से 45 साल का आदमी कोई और नहीं, खुद ब्रोकर था। ये देख निखिल के तो होश उड़ गए थे। उसके बाद वो एक पल को भागने को हुआ तो ब्रोकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये देख दूर से ही निखिल उससे गुहार लगाई कि वो उसे छोड़ दे, वो उसे छोड़ दे। वो उसके पास आकर खड़ा हुआ तो बार बार निखिल उससे बस यही कह जा रहा था कि वो उसको छोड़ दे, वो उसको छोड़ दे। तो इसके जवाब में ब्रोकर बोला, बहुत शौक था ना तुझे इस जगह को जानने का, इसके बारे में जानने का। अब मौत सामने खड़ी है तो डर क्यों लग रहा तुझे? तो इस पर निखिल बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस यहाँ ये जानने आया था कि राहुल नाम का लड़का जो यहाँ 3 साल पहले आया था उसके साथ क्या हुआ था, बस यही जानना था मुझे। जिसके जवाब में ब्रोकर बोला, हाँ, आया था वो लड़का राहुल यहाँ, लेकिन बदले की भावना लेकर, अपने बाप का बदला लेने। हम लोग यहाँ फार्म हाउस में काम की ज़रूरत वाले मज़दूरों को लाते थे जिनको काम की ज़रूरत होती थी, और उनको मारकर उनके अंग निकाल कर बेच देते थे। उन्हीं में से एक था इसका बाप, जिसको हमने मारा। जब तक ये 23 साल का हुआ
ये सारी जानकारी हासिल करके यहाँ आया था। उसके बाद इसने मुझे झूठा काम का बहाना देकर यहाँ पर रुका और उसने 5 दिन रहकर यहाँ सब कुछ जाना और मुझे मारने का प्लान बनाया। एक दिन मैं एक लाश को ठिकाने लगा रहा था, तभी इसने पीछे से लोहे की रॉड से मेरे सिर पर वार किया। वहीं मेरी मौत हो गई। इसका बदला पूरा हो गया। इसने मुझे यहीं गाड़ दिया और ये यहाँ से जाने के बाद इंटरनेट पर अपने साथ घटी घटनाओं को दूसरों तक आर्टिकल से पहुँचाने लगा और इस फार्म हाउस को बंद करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा। लेकिन लोगों तक वही बातें पहुंचती थी जो मैं पहुंचाना चाहता था। इसके बाद सुनाई दी तो बस निखिल की एक आखिरी चीख। इसके बाद आज 6 महीने हो चुके हैं और निखिल का कोई अता पता नहीं है। उस जगह से 3 और लाशें बरामद हुई हैं। राहुल को आज 4 साल होने को हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद भी राहुल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, ना उस ब्रोकर का और ना उस जगह का। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।